गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून। कल हमने बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की थी, बट अनफॉर्चुनेटली बीच में ही इलेक्ट्रिसिटी बट कल अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी अचानक से कट हो गई, जिसकी वजह से मुझे कल क्लास वहीं पे वहीं बंद करनी पड़ी। ठीक है, बहुत सडन हुआ। अब इलेक्ट्रिसिटी तो सडन ही कट होगी, है ना। उसमें अब ये तो हो नहीं सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी पहले बताए कि जी जाने वाली हूँ फिर जाए, है ना। तो अचानक से जैसे ही बंद होती है तो क्लास बीच में कट हो गई, जिसके चलते कल की क्लास वहीं पे बंद हो गई थी। बट आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। जैसे कि आप बार बार कहते हैं इंग्लिश जीरो है, कुछ नहीं आता, कैसे करें। ठीक है, लेट मी चेक। अगर कॉम्बो बैच में कोई और क्लास चल रही है तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं। चलो भाई, कोई भी क्लास आपस में क्लैश नहीं करेगी कॉम्बो बैच में, चिंता ना करें। ठीक है, आज गलती से अगर वो क्लास लग गई है तो उसको अभी हटवा देंगे और 2 बजे में आपकी इंग्लिश की ही क्लास होगी। ठीक है, इंग्लिश का ही टाइमिंग है 2 बजे का। 2 बजे इंग्लिश की ही क्लास होगी और किसी से क्लैश नहीं करेगी, आपकी एकदम सेपरेट क्लास चलेगी। किसी से भी क्लैश आपका नहीं होगा, तो चिंता ना करें। बाकी जिन बच्चों के दिमाग में दिल में एक चिंता बसी हुई है कि सर किस तरीके से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा हमारी इंग्लिश वीक है, आज मैं ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। कल की क्लास आई होप प्राइवेट नहीं करी होगी टीम ने। तो कल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि चैप्टर्स कौन से हैं, किस किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स हैं मेरे भाई, और एक एक चैप्टर को बेसिक से देखेंगे। लेकिन जैसे मैंने कल भी एक भूमिका बनाई थी इस चीज़ की कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स को जब हम देख रहे होते हैं तो बाकी सारे सब्जेक्ट अपने आप में सेपरेट चैप्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस का ज्योमेट्री से रिलेशन नहीं मिलेगा आपको। आपको ज्योमेट्री आती है या नहीं आती है, आप टाइम एंड डिस्टेंस के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और हो सकता है ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन ना कर पाओ। बट इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आपको ना एकदम कलेक्टिवली सीखना पड़ेगा। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि आपका नाउन बहुत अच्छा हो जाए और आपको लाइक टेंस के बारे में पता नहीं हो। आपका नाउन कितना भी पढ़ लीजिए, आप नाउन 50 क्लास पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपके टेंस स्ट्रांग नहीं है तो नाउन पढ़ने का फायदा नहीं है। वैसे ही अगर आपका नाउन स्ट्रांग नहीं है तो टेंस पढ़ने का फायदा नहीं है। यहाँ पे हर एक सेंटेंस के अंदर हर एक चैप्टर इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे मैथ्स की तरह से ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का है। यहाँ पे अगर नाउन का भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन के अंदर टेंस भी आएगा, उस क्वेश्चन के अंदर एडवर्ब भी आएगा, उस टेंस के अंदर कंजंक्शन या प्रेपोजिशंस भी आएंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आएंगे। तो ये सब चीज़ें आएंगी, इसीलिए इंग्लिश में बेहद ज़रूरी है कि पूरी सारी चीज़ों को रिलेट करके पढ़ा जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जैसे मैथ्स में आपने बहुत सुना होगा बच्चों से कि सर जी मेरा टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, वीक है। सर जी मेरा ज्योमेट्री वीक है, सर जी मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक है। बट
इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश या तो सारा का सारा खत्म होगा और या फिर इंग्लिश सारा का सारा मजबूत होगा। इसीलिए इंग्लिश को चैप्टर्स को शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि हर एक चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स हमें पता हो, जिससे कि जब हम पढ़ रहे हों, जब हम चीज़ों को सीख रहे हों, जैसे हम मान लीजिए सपोज करते हैं 10 से क्लास स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम टेंस की बात करेंगे तो वहां पे आपकी बात आएगी क्या सब्जेक्ट है क्या वर्ब है। अब आपको सब्जेक्ट वर्ब के बारे में पता ही नहीं है तो कैसे कर पाओगे। और सब्जेक्ट है यानी कि नाउन की बात आएगी, सब्जेक्ट है यानी कि नाउन की बात आएगी। और जैसे ही आप टेंस में बात करोगे मेरे भाई कि ये टेंस है, और टेंस के अंदर आप देख रहे हो कि टाइम होता है, टेंस किस चीज से डिसाइड होता है, टाइम से। जैसे ही टाइम की बात आ जाएगी तो आप फिर से फंस जाओगे। कैसे फंस जाओगे, टाइम दिखाता है एडवर्ब से, अब एडवर्ब के बारे में आपको पता ही नहीं है तो फंसोगे। यानी कि कोई भी चैप्टर हम उठा लें, कोई भी चैप्टर, एक सिंगल चैप्टर ऐसा नहीं है जो दूसरे चैप्टर से ना जुड़ा हुआ हो। इसीलिए इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो जरूरी चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ ग्रामर। पूरे ग्रामर के हर एक चैप्टर के छोटी छोटी चीजें, बेसिक चीजें जो दूसरे चैप्टर्स में काम आएंगी, वो हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। इंग्लिश के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं और मैं आपको चैलेंज देता हूं, आज आप इस चैलेंज को मेरे को एक्सेप्ट कीजिएगा। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगले 7 महीने 8 महीने लगभग, ठीक है, 7 महीने 8 महीने जैसे मैं कहूं आप वैसे पढ़ के दिखा दीजिए। इंग्लिश में से 45 प्लस आपका स्कोर ना आए तो बात कर लेना मेरे से, लेकिन जैसे कहूं वैसे पढ़ना पड़ेगा, जो बताऊंगा वो करना पड़ेगा, जिस तरीके से चीजें समझाऊंगा वैसे समझना पड़ेगा। अगर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की 6 क्लास दूंगा तो देखनी पड़ेंगी, अगर बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की 10 क्लास भी देने लगूं तो देखनी पड़ेंगी, अगर प्रीपोजिशन में मैं 16 क्लास दूंगा तो देखनी पड़ेंगी। कंटेंट की रेलेवेंसी मैं देखूंगा, कंटेंट कैसे पढ़ाना है वो मैं देखूंगा। जो मैं कहूं अगर आप वो करने को तैयार हैं तो मेरे भाई मेरी जिम्मेदारी है कि आपके प्री में 50 में से 50 आएंगे। अगर कोई एक आधा वो क्या बाई चांस गलत हो गया तो हो गया, यानी कि 45 से ऊपर हर हालत में आएंगे ही आएंगे। और मेंस में 130 नंबर आएंगे आपके कम से कम। अगर आप इस तरीके से चलना चाहते हैं तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने बैच रैंकर्स 14.0 में। इंग्लिश स्पेशल बैच बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से एक एक चीज इसमें पढ़ाई जाएगी। थोड़ा थोड़ा बस आपको प्लान समझा देता हूं कि किस तरीके से पढ़ेंगे। शुरुआत में आपकी 6-7 क्लासेस बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की ही चलेंगी और बिल्कुल जीरो लेवल से ही आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश चलेगा, जीरो लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम बहुत बेसिक से पढ़ाया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये समझ लीजिए कि शब्द क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, ABCD क्या होती हैं, वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, यहां से इस लेवल से शुरुआत करूंगा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की कुछ क्लासेस देंगे, उसके बाद में आपके चैप्टर्स को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हम जो चाहें वो चैप्टर शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो हम टेंस से शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो हम वर्ब से शुरू कर सकते हैं, आप चाहें तो हम प्रीपोजिशन से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने बेसिक्स पढ़ रखा है कोई भी चैप्टर शुरू कर सकते हैं। फिर भी हम इस बैच को, क्योंकि एकदम बेसिक से बैच हम इसको मान के चल रहे हैं, इसीलिए यहां पे हम टेंस से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो टेंस से भी कर सकते हैं, प्रीपोजिशन से भी कर सकते हैं, किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई, ठीक है। क्लास रेगुलर रहेगी, क्लास की टाइमिंग जो है वो 2 बजे ही रहेगी। बाद में अगर चेंज होती है तो आपको उस अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ आपकी टाइमिंग 2 बजे ही रहेगी। डेली आपको 2 बजे लाइव आ जाना है और डेली 2 बजे मतलब 2 बजे क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। किस तरीके से पढ़ाऊंगा मेरे भाई, सबसे पहले क्लासेस को चलने के लिए हम सबसे पहले जो फोकस करेंगे वो फोकस आपका रहेगा कि थ्योरी पढ़ाई जाए। जैसे आप बाकी सब्जेक्ट देखते हो तो उनमें क्या होता है मेरे भाई, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, इनमें थ्योरी कम होती है, क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक कॉन्सेप्ट समझाना है तो वहां पे क्वेश्चन के थ्रू समझाया जाएगा, लेकिन इंग्लिश में थ्योरी है बहुत सारी, और थ्योरी है इसका मतलब है उसको समझना आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना उसको पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास में नहीं है। थ्योरी पढ़ेंगे सबसे पहले। जैसे ही पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होता है थ्योरी को, अगली ही क्लास आपकी या तो डाउट सेशन लगाएंगे या समरी क्लास लगाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर में नाना करते करते 12-13 क्लास तो हो ही जाती हैं, 10-12 तो मिनिमम होनी है लगभग हर चैप्टर में, कुछ एक चैप्टर्स को छोड़ दिया जाए तो 10 क्लासेस पढ़ते पढ़ते नाना करते करते 2 हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि वीक में लगभग 5 क्लास आपकी होती है रेगुलर बेसिस पे। उसके अलावा सैटरडे को तो अदर सेशंस रहते हैं और संडे को छुट्टी रहती है, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं, सैटरडे को कुछ स्पेशल चीजें चलती हैं और संडे आपकी छुट्टी रहती है एकदम पूरी तरीके से, ठीक है। तो आप पाओगे कि काफी ज्यादा
आप पाओगे कि काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड क्लासेस चलेंगी। तो क्योंकि पहले 2 हफ्ते लगभग लग गए 10 क्लासेस को करने में, तो पहली क्लास दूसरी क्लास जो कराई थी उसको बच्चा सा थोड़ा सा लिंक टूटने लगता है। तो आप सभी का कंप्लीट रिवीजन हो पाए, इसीलिए हर चैप्टर के अंत में आपको हम क्या करवाने वाले हैं, हर चैप्टर के अंत में आपको हम समरी देने वाले हैं चैप्टर की पूरी। ठीक है, एक क्लास देंगे, एक क्लास के अंदर पूरे चैप्टर में क्या पढ़ाया गया था, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन पॉइंट्स को उस क्लास में कवर करेंगे। तो वो क्लास समरी का काम करेगी, प्लस में वो क्लास आपके बुलेट पॉइंट्स का काम करेगी। आपको मान लीजिए कल को एग्जाम है आपका और आज आपको नोट्स को रिवाइज करना है, तो पूरे 10 क्लास के नोट्स ना रिवाइज करके आप उस एक क्लास के नोट्स उठाइए, रिवाइज करके चले जाइए, काम चल जाएगा आपका। ये इस तरीके की क्लास होगी। एक आपका डाउट सेशन होगा, उसके बाद में आपकी 2-3 प्रैक्टिस क्लासेस चलेंगी। जैसे ही आप इतना कर लेते हो, इतना करने के तुरंत बाद आपका क्या होगा, अगला स्टेप कि लास्ट हम तब करेंगे चैप्टर को, एक डाउट क्लास अंत में और देंगे। जैसे ही 2 आपके वो डाउट क्लास खत्म हो गई है, प्रैक्टिस खत्म हो गई है, फिर हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। सीट्स के रूप में आपको सीट इस तरीके से मिलेंगी हर चैप्टर। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में सीट नहीं मिलेगी, पहले ही बता रहा हूं, बेसिक्स की सीट नहीं मिलेगी, लेकिन जो बाकी के आपके चैप्टर्स होंगे उसमें सीट कुछ इस तरीके से मिलेगी। पहले चैप्टर में ही टाइप्स बनाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम टेंस पढ़ते हैं तो एक सीट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे अलग मिलेगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे आपको अलग से सीट मिल जाएगी, कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट के डिफरेंस पे आपको अलग सीट मिलेगी। इसके अलावा आपको जैसे पास्ट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का परफेक्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, इसके अंतर पे एक अलग सीट मिलेगी। यानी कि एक सीट आपको, मतलब एक तरीके की जो सीट्स मिलेंगी वो मिलेंगी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हर चैप्टर के, वो मिलेंगी आपको और रेगुलर मिलेंगी। उसके बाद में जब इस तरीके की सीट आ गई तो पूरे चैप्टर की मिक्स्ड सीट आपको मिलेंगी। और मिक्स्ड जो सीट है चैप्टर की वो किस तरीके से मिलेंगी मेरे भाई, तो ध्यान देंगे। सबसे पहली जो सीट होगी वो आपकी बेसिक लेवल की होगी, यानी कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बच्चा पहली बार इंग्लिश को पढ़ रहा है वो आपका आराम से कर ले। जब आप 1-2 बार उन क्वेश्चंस को कर चुके हो तो सेकंड नंबर पे आपको मॉडरेट लेवल की सीट मिलेगी। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, एडजेक्टिव की हमारे पास में अभी यहाँ पे डाउनलोडेड होगी सीट, मैंने उस दिन डाउनलोड की थी इसमें। ठीक है, सो लेट मी सी। देखो ये एडजेक्टिव की सीट है। तो इस तरीके से सीट्स मिलेगी। जैसे पहली सीट आपको मिल गई कि आइडेंटिफिकेशन, जैसे टेंस हम कराएंगे तो आपको मान लीजिए हमने 40 सेंटेंस दे दिए कि इनमें टेंस को पहचानो, कौन से सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा हुआ है। जैसे एडजेक्टिव में कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वैसे ही हम टेंस में दे देंगे कि भाई बेसिक टेंस, बेसिक स्ट्रक्चर बेस्ड, यानी कि 12 के 12 टेंस के स्ट्रक्चर पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके आते हैं। दूसरी सीट जैसे यहाँ पे ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की दे रखी है, वैसे आपको वहां पे किस चीज की मिल जाएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के डिफरेंस पे, परफेक्ट के और सिंपल के डिफरेंस पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट के डिफरेंस पे, प्रेजेंट के और पास्ट के डिफरेंस पे, ऐसे डिफरेंसेस पे। उसी के अंदर जैसे एक फिर सीट मिलेगी आपको लास्ट में जब सारी टाइप वाइज कवर हो जाएंगे। ये तो एडजेक्टिव चैप्टर है, इसमें कम टाइप है तो टाइप वाइज कम सीट है। टेंस चैप्टर में टाइप वाइज बहुत सारी सीट होंगी, क्योंकि टेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें बहुत सारे टाइप्स बनते हैं। जब पूरे टाइप वाइज आपका कवर हो जाएगा तो एक सीट मिलेगी आपको एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं लेकिन आपको जानना जरूरी है, एडवांस्ड लेवल के कॉन्सेप्ट्स, उनकी सीट अलग कराएंगे एकदम, है ना। उसके अलावा फिर आपको मिलेंगे मिक्स्ड क्वेश्चंस, पूरे चैप्टर के मिक्स्ड, और मिक्स्ड में पहली सीट होगी बेसिक लेवल की, दूसरी होगी मॉडरेट लेवल की और तीसरी होगी आपकी एडवांस्ड लेवल की। उसके बाद में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आपको एरर डिटेक्शन के, और एक होंगे ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। हर चैप्टर में इतना आपको कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से होगा, सारी सीट्स का सोल्यूशन आपको डिटेल में दिया जाएगा। इस तरीके से जैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस आपके होंगे, और सॉल्यूशंस भी आपके ऐसे होंगे कि एक बार आप सॉल्यूशन पढ़ लें तो आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, कोई 1% दिक्कत आपको ना लगे। सॉल्यूशंस बहुत आसान भाषा में होंगे। इनफ से पहले पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का यूज किया जाता है, इसीलिए वाइजर की प्लेस पर वाइज का प्रयोग होगा, यानी बहुत आसान भाषा में होंगे। तो इस तरीके से आपकी चीजें चलेंगी। तो प्रैक्टिस सीट आपको इस प्रकार से मिलेगी, यानी सीट मतलब पीडीएफ एक ही मिलेगी, लेकिन एक पीडीएफ के अंदर कई सारे सीट्स आपको मिल जाएंगे, यानी कई सारे असाइनमेंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो ये आपका रहेगा बहुत प्रॉपर तरीके से बैच का पूरा स्ट्रक्चर।
ठीक है। इसके अलावा भाई प्रैक्टिस आप ऐसे करते रहेंगे, बाकी डाउट्स में आप जो भी चीज़ें आपको समझना है मेरे से पूछते रहना। हर चैप्टर का यही स्ट्रक्चर रहेगा। इसके अलावा मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ बाद में मुझे इस चीज़ के लिए टोकना मत अगर ना कर पाऊँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से कि जो क्लासेस जैसे मैं ऐप पे पढ़ा रहा हूँ उसके जो नोट्स होते हैं डिजिटल फॉर्म में हम आपको देते हैं। मैं ट्राई ये कर रहा हूँ कि कैसे भी करके हैंड रिटन नोट्स अच्छे अरेंज कर पाएँ। मैंने पिछले बैच के हैंड रिटन नोट्स बनवाए थे लेकिन मुझे पसंद नहीं आए, तो मैंने सारे के सारे ऐसे काट दिए, क्योंकि मैं कोई भी काम तब कर सकता हूं जब कोई काम मुझे परफेक्ट लगेगा। अगर कोई चीज़ खराब लगेगी तो वो मैं आपको खराब चीज़ें नहीं दे सकता हूं, आप समझते ही हैं। ठीक है, खराब चीज़ें देने का मतलब है अपनी चीज़ों को खराब करना। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको नोट्स रेगुलर मिल पाए, बाई चांस ना मिल पाए तो बाद में टोकना मत मेरे को। मैं अपने मर्जी से आपको एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ, ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि आप इसलिए बैच लो। ठीक है, लेकिन हाँ 99% आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। और जो ये नई पीडीएफ हम बनवा रहे हैं नए बैचेस के लिए, ये पीडीएफ हमारी जो बाई चांस अगर कोई पुराने बैच का बच्चा देखता है तो भाई पुराने बैच में भी सारी पीडीएफ को इनको अपलोड कराएंगे, चिंता ना करें। अभी ये पीडीएफ जो है वो मेकिंग में है, बन रही हैं, जैसे ही बन जाएंगी आप सभी को मिल जाएंगी, चिंता ना करें। भाई शुरुआत करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्या होता है? सबसे पहली बात मेरे भाई, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक भाषा है, लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, लैंग्वेज है। तो इंग्लिश को न सिर्फ हमें एक सब्जेक्ट मानना है बल्कि में इंग्लिश को एक लैंग्वेज मानना है। मेरे भाई इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस आपको हो सकता है आज कम लगे, मैथ्स पढ़ने में आपको मजा ज्यादा आएगा, रीजनिंग पढ़ने में आपको और ज्यादा मजा आएगा, लेकिन जो आपको सबसे सफलता आपकी जो है, जो आपकी सक्सेस है, उसमें जो सबसे बड़ा रोल है ना मेरे भाई वो इंग्लिश का है। आप खुद से एक बार सोचिएगा, जैसे आगे जैसे जैसे लोग प्रगति कर रहे हैं, रोल किस सब्जेक्ट का बढ़ना चाहिए? इंग्लिश का। अब मान लीजिए आपको जॉब मिलती है, आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, या आपको सीएसएस में नौकरी मिल जाती है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में एएसओ लग जाते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, अब वहां जाके आप क्या बताइए, क्या आपसे वो ये पूछने वाले कि चलो जी ये टेबल रखी है और ये आपकी चेयर है, इनका एंगल बताओ किस एंगल पे रखें? नहीं पूछेंगे। क्या आपसे ये कहेंगे कि ये लो जी एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर दो? नहीं पूछेंगे। लेकिन वहां पे एक चीज की जरूरत आपको कंसिस्टेंटली पड़ेगी, डेली पड़ेगी। आपके सामने जो फाइल आएगी ना वो इंग्लिश में आएगी, वो कहेंगे यार इसमें कुछ एरर्स हो ना इंग्लिश के तो उनको करेक्ट कर दो। उसके लिए तो इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो न सिर्फ आपको पेपर में सफलता से इंग्लिश, मतलब अगर आपको सफलता पेपर में चाहिए तो यहां पे भी इंग्लिश की जरूरत है, बल्कि में आपको एग्जाम के बाद में भी सबसे ज्यादा जरूरत इंग्लिश की पड़ेगी। जितनी भी फाइल्स होती हैं, जितनी फाइल्स में नोटिंग होगी, ड्राफ्टिंग होगी, सब इंग्लिश के सारे होगी। और मेरे भाई बाई चांस अगर किस्मत ऐसी है कि सरकारी नौकरी नहीं दिला पा रही है, आपका मैथ्स रीजनिंग या जीएस अटक गया, तो इंग्लिश अगर आपकी बहुत अच्छी है तो जितना एक इंस्पेक्टर कमाता है उससे ज़्यादा आप प्राइवेट नौकरी से कमा लोगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के दम पे। ये मैं आपसे चैलेंज कर सकता हूँ, इंग्लिश इतनी अच्छी नौकरी आपको दिला सकती है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपके अंदर ललक होनी चाहिए, आपके अंदर लगन होनी चाहिए। बिना लगन के, बिना ललक के कुछ नहीं होगा, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी टाइम मैंने आपको लेक्चर देने में निकाल दिया, बाकी अब भाई स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। क्या होते हैं इंग्लिश के बेसिक्स? इंग्लिश के बेसिक्स समय में क्या पढ़ना चाहिए? जैसे कि आप सभी समझते हैं कि इंग्लिश, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको समझाने लग जाऊं सेंटेंस क्या है, अब बच्चे को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट समझाने लग जाऊं तो बच्चे को ये नहीं पता कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। और अगर नाउन प्रोनाउन समझाने लग जाऊं तो बच्चा कहेगा इनको यूज क्यों करते हैं, क्या होते हैं नाउन प्रोनाउन, तो बच्चे को सब्जेक्ट नहीं पता है। इंग्लिश अपने आप में ना एक गुत्थी है, उसको सुलझाने के लिए हमें एक एक धागे को खींचना पड़ेगा, एक एक धागे को एक एक करके। ऐसा नहीं कि उस गुत्थी को ऐसे करके खींचते हैं और सुलझ जाए ना, तो धीरे धीरे प्यार से हमें। और कई बार ऐसा भी होगा कि एक धागा जरूरी नहीं है पहली बार में पूरा खिंच जाए। गुत्थी को जब सुलझाना होता है तो एक धागे को थोड़ा सा खींच दिया, फिर इसको यहीं ढीला छोड़ दो, दूसरे धागे को निकालो, इसको ढीला करके दूसरे को निकाला, और वो जब वो भी पूरा नहीं निकल पाएगा, वो जब और ढीला हो गया तो तीसरे धागे को थोड़ा सा खींचा, जब तीसरा ढीला हो गया तब पहले वाले धागे पे हम आते हैं और उसको फिर पूरा खींचने की कोशिश करते हैं। फिर हम फिर से दूसरे वाले धागे पे जाएंगे, यानी कि पहली बार में अगर सारे धागे खींच दिए तो जो गांठ है वो और टाइट लग जाएगी, खुलेगी नहीं। वैसे ही इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे हमें बेसिक्स को भी कुछ स्टेप्स में समझना पड़ेगा, हम पहली बार में नहीं जा सकते। तो पहला स्टेप जो हमारा होगा वो कुछ ये रहेगा बेसिक्स में मेरे भाई, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा कि हम ओवरव्यू लेंगे, जस्ट लैंग्वेज का ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू लेंगे।
क्या भाषा है, किस तरीके से काम करती है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, किन किन चीज़ों का हमें काम होता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये सब ओवरव्यू। इसके बाद में मेरे भाई हम थोड़े से सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, या सेंटेंस से भी पहले हम वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि ये जो वर्ड बनते हैं ये किससे बनते हैं और वर्ड क्या होता है। ठीक है, वर्ड के बारे में जानेंगे, और यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की बेसिक बेसिक बातों को समझ लेंगे, नाउन प्रोनाउन ये सब क्या होते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे मेरे भाई सेंटेंस की, तो जैसे हमने वर्ड्स की बेसिक बेसिक बातें कर ली, फिर हम सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये सब बातें करेंगे। जब हमने सेंटेंस को जान लिया तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि POS लिख देते हैं इसको शॉर्ट में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हम डिटेल में जानेंगे, यानी कि काफी अच्छे से एक एक चीज को। ठीक है, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को काफी डिटेल में पढ़ चुके होंगे तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, और अगला स्टेप पता है हमारा क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके हैं, अगला स्टेप हमारा फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। आप कहोगे सर कि क्या तमाशा लगा रखा है, यहां भी कह रहे हो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे, यहां फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच जानेंगे, और यहां फिर से कह रहे हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही जानेंगे। मेरे भाई इस स्टेप में पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत बेसिक बेसिक जानकारी, नाउन क्या है इतना ही। इस स्टेप में पार्ट ऑफ स्पीच नाउन को कहां कहां यूज करते हैं, क्या काम करता है नाउन, वो सब जानेंगे। इस वाले स्टेप में पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन कितने प्रकार का होता है, नाउन के काइंड्स क्या हैं, काउंटेबल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है, वो सब जानेंगे। और जब ये वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो जाएगा, इसी सब के बीच में मेरे भाई हम जान रहे होंगे अदर चैप्टर्स, जैसे कि टेंस के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, टेंस के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, उसको कैसे हमें कंप्लीट करना होता है। उसके अलावा फिर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी कि सेंटेंस हमने यहाँ भी जाना, लेकिन यहाँ पे फिर से हम क्या जाएंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार क्या होते हैं, किस तरीके से उनका हमें काम पड़ता है, वो जानेंगे। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट होंगे और हम फिर से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, आप कहोगे कि ये फिर से आप रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे भाई फिर से रिपीट नहीं करेंगे। एक और चीज होती है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यहाँ पे अलग तरीके के टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, यहाँ पे अलग, इन दोनों को जानेंगे। इसके बाद में जाके हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे नाउन प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ ना मेरे भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि नाउन क्या होता है, तो ये मत समझना कि ये चैप्टर खत्म हो गया अब नहीं पढ़ाएंगे, नहीं मेरे भाई, ये जो सारी चीजें हैं ये बेसिक हैं। यहां पे मैं नाउन की बात करूंगा, प्रोनाउन की बात करूंगा, टेंस की बात करूंगा, वर्ब की बात करूंगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करूंगा, कंजंक्शन की, प्रेपोजिशन की, क्वेश्चन टैग की, हर एक चीज की बेसिक बेसिक बात है। ये सारे चैप्टर में बाद में डिस्कस करूंगा। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो एक एक चैप्टर, नाउन पे ही 12-13 क्लास होंगी, प्रोनाउन पे भी 12-13 क्लास होंगी, और अभी हम क्या करेंगे, एक क्लास में 12-13 चीजें जान लेंगे। तो ये बेसिक बेसिक ओवरव्यू जानेंगे अभी हम। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहां से ओवरव्यू से, और ओवरव्यू में पहला पॉइंट आपका क्या आता है कि इंग्लिश लैंग्वेज बनी कैसे। भाई भाषा में क्या है, देखो पहले बोला जाना शुरू होता है किसी भी भाषा को, पहले भाषा के रूल्स नहीं लिखे गए, लोग इंग्लिश बोलते थे, बोलते बोलते जब लिखने की बारी आई तो लोग लिखने लगे, और जब लिखने से देखा कि बार बार एक पैटर्न बन रहा है, उन्हीं पैटर्न को इंग्लिश के कुछ रूल्स बोल दिया गया। और जब उन पैटर्न्स के पीछे हमने कारण जाने कि ऐसा क्यों लिखते हैं, तो उन्हीं कारणों को कॉन्सेप्ट बोल दिया जाता है। तो इंग्लिश में रूल्स क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है, इन दोनों को अच्छे से समझ लें। क्या होते हैं, जैसे जैसे देखा गया कि बार बार देखा गया ही के साथ इज आ रहा है लेकिन यू के साथ आर आ रहा है, तो एक रूल बना दिया गया कि ही जो है इज के साथ यूज होता है, या मैं कहूं इज जो है ही के साथ यूज होता है, और आर जो है वो यू के साथ यूज होता है। ये रूल है। लेकिन फिर जब धीरे धीरे लोगों ने दिमाग लगाया तो समझ आया कि ही एक आदमी को दिखाता है, सी एक आदमी को दिखाता है, और आपका इट एक को ही दिखाता है, यानी ये एक है, यानी कि सिंगुलर है, और सिंगुलर सबके साथ ए जा रहा है। तो यहां से कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि जब भी सिंगुलर नाउन दिखे उसके साथ सिंगुलर वर्ब को लगाएं। तो जो रूल को क्यों ऐसा हो रहा है एक्सप्लेन कर देते हैं तो कॉन्सेप्ट है, और सिर्फ ये बता देते हैं कि ऐसा होता है तो वो रूल है। मेरी क्लास में देखो भाई इंग्लिश लैंग्वेज है, मैं आपसे ये गारंटी दे सकता हूं कि लगभग 95 से 98-99% तक आपको हर चीज का रीजन दूंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक आध % चीजें फिर भी इंग्लिश में ऐसी आएंगी जो कि आपको रूल की तरह से दिखाई दे सकती हैं। तो एक आध % ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आपकी होंगी जिनके पीछे मैं आपको लॉजिक्स दे रहा हूँ, प्रॉपर रीजन दे रहा हूँ। ठीक है,
चलो भाई शुरुआत करेंगे। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई है उसको लेटर्स कहते हैं। लेटर्स जैसे कि मेरे भाई ए, जैसे कि मेरे भाई बी, सी, डी, ई, ये सब लेटर्स हैं इंग्लिश के। लेटर्स, लेटर्स को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज क्या होता है? लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को मिला के आपके वर्ड्स बनाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डाउट और आता है बच्चे को कि सर लेटर्स क्या होते हैं और अल्फाबेट क्या होता है? लेटर्स क्या होते हैं और अल्फाबेट क्या होता है? तो मेरे भाई ध्यान देना, जैसे हम हिंदी जब पढ़ते हैं ना, ठीक है, हिंदी जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी के वर्ण हैं आ उ ई, ये सब मतलब जो भी हैं, क ख ग घ, ये सब हिंदी के वर्ण हैं, लेटर्स हैं। लेकिन अ से लेके ज्ञ तक जो पूरा है वो हिंदी की वर्णमाला है। तो अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, यानी कि लेटर्स सारे के सारे मिला के ए टू जेड। यानी कि हिंदी में बोले अल्फाबेट को तो हम कह सकते हैं क्या मेरे भाई? वर्णमाला। और लेटर्स को बोले तो ये बेसिकली अपने आप में वर्ण है, यानी कि अपने आप में ये अक्षर है। ठीक है, अक्षर है। इन लेटर्स से मिलके क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो वर्ड्स बेसिकली यानी कि शब्द बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं मेरे भाई? लेटर से मिलके। और वर्ड्स होते क्या हैं? वर्ड्स होते हैं मीनिंगफुल कलेक्शन। यानी कि शब्द सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 लेटर आपने साथ में लिख दिए शब्द बन गया। जैसे जैसे आपने एक शब्द पढ़ा, ये क्या है? बी डबल ओ के, बुक। बहुत बेसिक सी जरूरत है ना? अब आप देखोगे बी एक लेटर, एक ओ, दूसरा ओ और एक ये के, 4 टोटल आपके लेटर्स यूज किए और एक शब्द बना दिया कि नहीं मेरे भाई? लेकिन क्या इन 4 लेटर से हम कुछ भी बना सकते हैं? नहीं। ये आपका वर्ड है, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं के बी, ये ओके बी ओ, ओके बो, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ये कोई शब्द नहीं है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं ओ, तो क्या ये कोई शब्द होता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। कभी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या ये कोई शब्द होता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं। यानी कि शब्द होते क्या हैं? वर्ड्स क्या होते हैं मेरे भाई? शब्द बेसिकली आपके मीनिंगफुल होने चाहिए। उस शब्द का कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ नहीं है तो शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है तो शब्द नहीं है। सिंपल सी बात है। अर्थ है तो ही शब्द है आपका। इन शब्दों से मिलके कुछ फ्रेज बनते हैं। फ्रेज जिनको हिंदी में हम वाक्यांश कह देते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोल देते हैं? वाक्यांश बोल देते हैं। फ्रेज, फ्रेज क्या होते हैं? क्लॉज क्या होते हैं? इनको मैं डिटेल में जानूंगा। फ्रेज बेसिकली शब्दों का समूह होता है। शब्दों का समूह फ्रेज होता है। फ्रेजेस से मिलके या शब्दों से मिलके क्लॉजेस बनते हैं। तो इनसे भी और इनसे भी, दोनों से क्या बनती हैं? क्लॉजेस बनती हैं। क्लॉज बेसिकली एक तरीके से वाक्यांश टाइप के ही होते हैं, बस फर्क ये होता है कि इनके पास में अपना खुद का सब्जेक्ट और वर्ब होता है। और इन सारी चीजों से मिलके, यानी कि कुछ क्लॉजेस को मिलाया जाए, कुछ फ्रेजेस को मिलाया जाए और कुछ आपके शब्दों को मिलाया जाए, तो क्या बनता है? आपका सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस बनते हैं और हमें सेंटेंस तक की जर्नी तय करनी है। ठीक है, सेंटेंस तक की जर्नी हमें तय करनी है। शुरुआत करेंगे हम लेटर से, वर्ड्स तक जाएंगे आगे तक। एक बार देखो भाई, मेरी क्लास के दौरान एक बात आपको बहुत क्लियर कट कर देता हूं मैं आपको अभी। जितनी भी डेफिनेशंस होंगी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी। क्यों? धीरे धीरे आपके अंदर इंग्लिश को मुझे इंस्टिल करना है, इंग्लिश को धीरे धीरे आपको सिखाना है। इन्हीं चीजों को हिंदी में मैं क्लास में डिक्टेट किया करूंगा, यानी कि बोला करूंगा। जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको बोल के पढ़ाया जाएगा, लेकिन बोलूंगा मैं, और बेसिकली इंग्लिश में यहाँ पे लिखा होगा। तो लिखा हुआ जो मिलेगा आपको वो इंग्लिश में मिलेगा, जिससे कि आप इंग्लिश को सीख पाएं। अगर आपको हिंदी की अर्जेंट जरूरत है तो मैं आपको हिंदी में बोल के दूंगा। जैसे अगर लेटर्स को क्या कहा जाता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स होते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स होते हैं। लेटर्स जैसे कि ए बी सी एम के एल पी, ये सब आपके क्या हैं? लेटर्स हैं।
अल्फाबेट क्या होते हैं? ऑल द लेटर्स ऑफ अ लैंग्वेज। अगर हम ए टू जेड देखें, ए टू जेड आपके अल्फाबेट कहे जाएंगे। इन इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट हो गए? एक ही तो है, ए टू जेड तो एक ही चीज है। इंग्लिश में ऐसे थोड़ी ना 5 है। हर लैंग्वेज का एक डेफिनेट अल्फाबेट होते हैं आपके। हर लैंग्वेज के, हर भाषा के एक अल्फाबेट होते हैं आपके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अल्फाबेट बेसिकली क्या है? ए टू जेड अगर देख रहे हैं। अगर इसको रैंडम फॉर्म में हम देख लें, जैसे कि ए लिख दिया, ए के बाद में हमने डी लिख दिया, डी के बाद में हमने बी लिख दिया, के लिख दिया, आर लिख दिया, एस लिख दिया, एम लिख दिया, एल लिख दिया, ये सब आपके लेटर्स हैं, ये सब आपके लेटर्स हैं। तो कोई भी चीज ये पूरे, क्योंकि वर्णमाला नहीं है ये। वर्णमाला का मतलब है जब हम चीजों को ए से लेके जेड तक देखते हैं। तो जब सारी चीजें सीक्वेंस वाइज ए से लेके जेड तक हैं तो वर्णमाला है, यानी कि अल्फाबेट है। और लेटर्स का मतलब है ए बी सी के एल आर पी, ये जो भी है वो लेटर्स है, ठीक है। तो अल्फाबेट में और लेटर्स में मेरे भाई किसी को अगर कोई दिक्कत है कि इनमें क्या अंतर है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं मुझे। अल्फाबेट क्या होते हैं? ए से लेके जेड तक सभी लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट कहा जाता है। ए से लेके जेड तक सभी लेटर्स के ग्रुप को अल्फाबेट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर वोकैब का प्लान क्या है? अभी के लिए वोकैब आपको यूट्यूब से पढ़नी है, सिंपल बात, ठीक है। आपको यूट्यूब की क्लास लेनी है, लेकिन ऐप पे भी आपको वोकैबुलरी प्रोवाइड करी जाएगी, चिंता ना करें। कॉम्प्रिहेंशन आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद शुरू किया जाएगा, शुरुआत में शुरू नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। देखो एक बार, टोटल लेटर्स कितने हो गए? देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, यानी इंग्लिश वर्णमाला के अंदर टोटल कितने लेटर्स हैं? तो बात है मेन आपकी 26 लेटर्स हैं। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हो गए? 26। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हो गए? 26। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स हो गए? 26, ठीक है। तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 आपके स्वर कहे जाते हैं, यानी कि वोवल्स कहे जाते हैं। वोवल्स बोले तो आपके स्वर। तो इंग्लिश में 26 में से स्वर कितने हैं? तो ए ई आई ओ यू, ये आपके स्वर हैं। इसको छोड़ के जितने भी बचे आपके, वो सारे के सारे आपके व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट होते हैं। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोल देते हैं मेरे भाई? व्यंजन बोल देते हैं। तो व्यंजन है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। कितने हो गए? 26 में से 5 के तो 21 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये, अगर इस वाली स्लाइड में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। भाई जितनी भी क्लासेस आपकी ऐप पे हो रही होंगी वो सभी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी साथ में ही मिलती रहेंगी। ये क्लास अभी 1 घंटे बाद में ही, 1 घंटे बाद क्या, तुरंत के तुरंत ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, जिसको आप कितनी बार भी देख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ भाई। तो ये कॉन्सोनेंट है, ये आपके वोवल्स हैं। बात क्लियर है? कॉन्सोनेंट और वोवल्स। कोई डाउट किसी को भी? किसी भी भाई को कोई डाउट? सब क्लियर? बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, क्लियर हो जानी भी चाहिए, है ना। अब देखो भाई, जो शब्द हमने बनाए, जो वर्ड्स हमने बनाए, उन शब्दों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमने कुछ हिस्सों में बांट दिया। और जो हिस्सों में उनको बांटा पढ़ने के लिए, पढ़ने की सहूलियत के लिए, पढ़ना आसान हो जाए इस चीज के लिए, हमने शब्दों को किस में बांट दिया मेरे भाई? कुछ पार्ट्स में बांट दिया। और उन्हीं पार्ट्स को कहा गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ अलग चीज नहीं है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली क्या होता है? शब्दों का एक जो कैटेगराइजेशन है, शब्दों को जिस तरीके से बांटा गया, उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका कह दिया जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? शब्दों का जो बंटवारा किया गया कि ये चीज ये है, ये चीज ये। देखो क्या है, इंग्लिश भाषा में नाना करते करते अगर आप देखेंगे तो 2 लाख से ऊपर शब्द हैं। 2 लाख से ऊपर शब्द हैं, तो उनको समझें कैसे? कौन सा शब्द क्या काम करता है? कौन से शब्द को सब्जेक्ट की जगह पे लगाएं? अब याद ऐसे तो रख नहीं पाएंगे भाई। एक बात बताइएगा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं छोटा सा। मैंने लिखा राधिका इज ब्यूटीफुल। राधिका इज ब्यूटीफुल, यही शब्द लिखा मैंने। मेरे भाई देखो, राधिका सब्जेक्ट होता है, इज आपकी वर्ब होती है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होता है।
ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। अभी आपको शायद हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब ना समझ आ रहे, ये सब समझा दूंगा मैं आपको एक ओपन चैलेंज देता हूं। आप मेरी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की जितनी क्लासेस आपको देने वाला हूं, तसल्ली से बिना हाइपर हुए, बिना आपा खोए पूरी क्लासेस अटेंड कर लेना। उसके बाद कोई भी सेंटेंस उठाना, आप सारे सेंटेंसेस को ब्रेक कर पाओगे। ये बता पाओगे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, सब बता पाओगे उसमें सब। ये मेरी जिम्मेदारी। लेकिन 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 पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, है ना। ये नहीं कर पाओगे कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूं और आप कुछ कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो राधिका इज ब्यूटीफुल में राधिका आपका सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख दूं, इज, या फिर इसी शब्द को मैं ऐसे लिख दूं, ब्यूटीफुल, इसी सेंटेंस को ब्यूटीफुल राधिका, तो क्या ये सेंटेंस है? आप कहोगे नहीं। क्यों? आपने कहा क्योंकि सर वर्ब पीछे कर दी। मैंने कहा मैं तो इसको वर्ब मानूं, तो कहोगे ये वर्ब नहीं है। कैसे पता चला वर्ब नहीं है? ये सब जानने के लिए कि क्या वर्ब है, ये सब तो करना पड़ेगा। अब हम जीवन भर रट्टा तो नहीं लगा पाएंगे। किसी आदमी का नाम है तो पहले लिखो, इज है हमारा है तो बाद में लिखो। इससे बढ़िया क्या है, भाषा को आसान बनाने के लिए कुछ हर शब्द को एक कैटेगरी में बांट दिया गया, और उसी कैटेगरी को क्या कहा गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली बेटा कुछ नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? सब लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए कुछ हिस्सों में बांट दिया गया, और उन्हीं हिस्सों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा गया। ठीक है, देखिएगा, उन हिस्सों में से एक सबसे जरूरी हिस्सा आपका आता है नाउन। नाउन क्या होते हैं? किसी भी व्यक्ति के नाम को नाउन कह देते हैं, यानी कि नेमिंग वर्ड्स। किसी भी का भी नाम होगा। अब एक बात बताइएगा, दुनिया में लोग होंगे और चीजें होंगी। किसी चीज के बारे में आपको बताना है, आपको कहना है कि मुझे एक रिमोट चाहिए, तो रिमोट बोलना पड़ा ना। मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं कि नाउन एग्जिस्ट नहीं करता और आपका ये खराब हो जाता है। आपके पापा मार्केट गए हैं और आप पापा को फोन करते हो कि पापा एसी का वो खराब हो गया है। अब एसी भी नहीं कह पाओगे आप, पापा वो जो ठंडा करता है उसका वो खराब हो गया है। पापा कहेंगे ठंडा क्या करता है? और आपने तो कहा कि एसी का रिमोट। और पापा क्या करते हैं? पापा गलती से ठंडा तो फ्रिज भी करता है, फ्रिज का कंप्रेसर उठा लाते हैं, क्योंकि फ्रिज में तो कंप्रेसर ही खराब हो सकता है। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि हर चीज को नाम तो देना पड़ेगा। अगर नाम नहीं होंगे तो किसी चीज को क्या कह के हम बोधित करेंगे, क्या कह के संबोधित करेंगे? हमें किसी चीज को मंगाना होगा, हमें मार्कर की जरूरत है, हम मैनेजमेंट को क्या कहेंगे, क्या ला दो हमारे लिए? हर चीज का एक नाम होता है, हर चीज का एक नाम होता है, और जो नाम होता है ना मेरे भाई, उसी नाम को नाउन कह दिया जाता है। हर, आप खुद से बताओ, हर चीज का नाम होना जरूरी है कि नहीं? आपके घर वाले अगर आपका नाम नहीं रखते, जैसे अभी है, दीपक है, मोनू है, ठीक है, अगर इन लोगों का नाम नहीं होता, सुरभि है, रोमा है, सुशील है, महेश है, बादल है, अगर आप लोगों के नाम नहीं होते तो आपके घर वाले आपको क्या कह के बुलाते? कुछ कह के बुला ही नहीं पाते। यानी कि नाम का होना जरूरी है। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द जो नाम दें, उनको नाउन की कैटेगरी में लिख दिया गया। तो नाम को दिखाने वाले शब्द क्या बन गए? नाम। नाम को दिखाने वाले शब्द क्या बन गए? नाउन बन गए। अब मेरे भाई होता क्या है, अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने कहा राधिका इज ब्यूटीफुल, राधिका बहुत सुंदर है। अब हिंदी में तो हम कह देते हैं राधिका बहुत सुंदर है, वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वह दिल्ली में रहती है। लेकिन अगर इंग्लिश में हम हर जगह नाउन ही लगाएं, तो मैं ऐसे लिखूंगा राधिका इज ब्यूटीफुल, राधिका इज माई बेस्ट फ्रेंड, राधिका लिव्स इन दिल्ली। आप राधिका सुन सुन के परेशान हो जाओगे? नहीं हो जाओगे? हालांकि राधिका बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यार भरा नाम है, देख के मतलब नाम को सुन के दिल में सुकून आता है। लेकिन अगर राधिका को बार बार लिखेंगे तो राधिका नाम से भी इरिटेशन होने लगेगी, और आपको क्या, मेरे को भी होने लगेगी। नहीं होने लगेगी? इसीलिए एक नाम को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसके लिए एक चीज बनाई गई जिसको कहा गया प्रोनाउन, हिंदी में जिसको बोलते हैं सर्वनाम। यानी कि नाउन की आवृत्ति को रोकने के लिए, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए कुछ शब्द बनाए गए जिनको कहा गया प्रोनाउन। तो प्रोनाउन बेसिकली क्या होते हैं? यूज्ड इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब है के स्थान पे, इन प्लेस ऑफ नाउन्स।
नाउन की जगह पे यूज होने वाले शब्दों को प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक बात है। आगे, अब भाई नाउन या प्रोनाउन कोई व्यक्ति या वस्तु होंगे, भाई नाम किसका रखोगे आप? राधिका का नाम लिख दिया, और राधिका के बारे में मुझे बताना, राधिका तो बहुत सुंदर है। अब किसी के, अब राधिका है बहुत सुंदर है, मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मैं तो बहुत स्मार्ट लगता हूँ जी। ठीक है, मैं इस मार्कर के बारे में कह सकता हूँ यार ये मार्कर बड़ा प्यारा सा है। मैं कैमरे के बारे में बता सकता हूँ कि यार ये कैमरा बड़े अच्छे क्वालिटी का है। मैं यहाँ पर रिमोट के बारे में बता सकता हूँ कि ये रिमोट सफेद रंग का है। यानी कि जो भी वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं उनके बारे में उनकी क्वालिटीज को बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता? बिल्कुल बताया जा सकता है। जो भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो उसका कुछ नाम होगा। सही बात है, नाम है यानी कि वो नाउन हो जाएगा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी चीज के बारे में हम कुछ कह भी सकते हैं कि यह कैसा है और कैसा नहीं है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? उसके बारे में हम जो भी कहें, वो जो शब्द हो जो उसके बारे में बताएगा, वो शब्द आपका एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है? ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं इट क्वालिफाइज नाउन्स एंड प्रोनाउंस। नाउन्स एंड प्रोनाउंस, नाउन को और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया जाता है। बात सही है कि नहीं? बात ठीक है। आगे देखेंगे, चौथा जो आपका शब्द आ गया वो आ गया वर्ब। मेरे भाई देखिएगा, जब इंसान है तो इंसान कुछ करेंगे भी। इंसान की तो फितरत है कुछ ना कुछ करना, कर्तव्य तो करते ही रहते हैं। भाई मैं हूं तो पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ाना मेरी क्वालिटी नहीं, पढ़ाना मेरा काम है, काम। कोई है दौड़ रहा है, दौड़ना उसकी क्वालिटी नहीं है, दौड़ना उसके लिए एक एक्शन है, वो कुछ कर रहा है। कोई खाना खा रहा है, क्या खाना खाना किसी की क्वालिटी हो सकती है? आप कहोगे जी नहीं, खाना खाना कोई क्वालिटी नहीं हो सकती है। इसका मतलब है अगर व्यक्ति होंगे तो वो व्यक्ति कुछ करेंगे भी, और अगर कुछ करेंगे इसका मतलब है उस चीज को हमें किसी से दिखाना भी पड़ेगा। वो क्वालिटी तो है नहीं जो एडजेक्टिव से दिखाएंगे। जो भी काम किया जाता है, जो भी एक्शन होता है, तो बेसिकली वही आपका वर्ब होता है। तो वर्ब बेसिकली क्या है? एक्शन हो सकता है कोई, या फिर कोई स्टेट हो सकती है। तो एक्शंस हो या स्टेट्स हो वही आपकी वर्ब कहलाती हैं। आना, जाना, खाना, गाना, पीना, रोना, डांस करना, सब आपके क्या हैं? एक्शंस हैं। बात ठीक है? सब आपके क्या हैं? एक्शंस हैं। बात समझ आ गई? एक्शन हो या स्टेट। अब देखो कई बार तो एक्शन है, जैसे मैंने कहा मैं खाना खा रहा हूं, एक्शन कर रहा हूं कुछ ना कुछ। सही बात है। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, एक्शन कर रहा हूं, ऐसे ऐसे करके पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं ये कहूं कि देखो जी मैं हैंडसम लग रहा हूं, मेरा लगना, मैं हैंडसम लग रहा हूं, क्या मेरा लगना? देखो हैंडसम तो मेरी क्वालिटी हो गई जी, मैं हैंडसम हूं। लेकिन लगना हैंडसम ये क्वालिटी तो है नहीं। लगना तो क्वालिटी नहीं है, लगना तो वर्ब है। लेकिन बेटा ये एक्शन भी नहीं है। इसीलिए वर्ब न सिर्फ एक्शन को दिखाता है बल्कि मैं किसी की स्टेट यानी परिस्थिति को भी दिखाता है। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं कहूंगा मैं हैंडसम लग रहा हूं। लगना अपने आप में एक स्टेट है। आप कैसे लगते हो, आप कैसे दिखते हो, ये स्टेट है, ये आपकी अवस्था है। तो अवस्था को दिखाने के लिए भी हम वर्ब का यूज करते हैं। तो आई लुक हैंडसम, आई लुक हैंडसम। तो लुक यहां पे वर्ब है जो कि अवस्था को दिखा रही है। बात समझे? तो आपकी किसी एक्शन को दिखाना हो या स्टेट को दिखाना हो, अवस्था को दिखाना हो, उसके लिए वर्ब आता है। तो वर्ब को आप मोटा मोटा ऐसे समझ सकते हैं कि वर्ब की दो चीजें हैं। पहला, वर्ब कोई काम है, यानी कि कोई काम की हम बात करेंगे तो वर्ब है। और दूसरा, किसी अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो भी वह वर्ब है। बात क्लियर है मेरे भाई? बात समझ आई? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। देखो मैं शुरुआत में बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, बहुत स्लो पढ़ाता हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैं जो बच्चों को कुछ आता है मैं उनके लिए नहीं, जिन बच्चों को कुछ नहीं आता मैं उनके लिए पढ़ाता हूँ। जिसको पहले से आता है उसको सिखाया भी तो क्या सिखाया,
अगर हिम्मत है तो जो इंग्लिश से डरा बैठा है उसको प्यार करा के दिखा। उस बात को मैंने दिल पे ले रखा है। अगर आपको इंग्लिश से डर है तो प्यार हो जाएगा। बात समझ आई? देखिएगा, अब वर्ब जो है एक एक्शन है। एक्शन के बारे में हम बता सकते हैं। एक्शन के बारे में हम क्या बता सकते हैं, समझना मेरी बात को। एक्शन कहाँ किया गया? भाई काम हुआ, कोई एक्शन किया आपने, तो आप बताओगे कहाँ किया। तो एक्शन का टाइम बताया जा सकता है, सही बात है कि नहीं? एक्शन कब किया? मैंने कहा मैं पढ़ चुका हूं। आप पूछोगे कब? कद पढ़ लिया, पूछोगे ना। अगर कब की बात करें, कब की बात करें यानी कि टाइम, टाइम किसका बताएंगे हम? किसी व्यक्ति का टाइम बताएंगे क्या? हम ये थोड़ी ना कहेंगे राधिका कब, प्रशांत कब, मोहन कब, ऐसा नहीं। हम कोई काम जो हुआ है वो कब हुआ। मैं आगरा गया, मैं कब नहीं, गया कब, मैं यहां आया, कब आया। तो किसी एक्शन को बताने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? टाइम बता सकते हैं उसका, प्लेस बता सकते हैं उसका, उसके बारे में कि वो काम किया कैसे, कैसे किया वो काम। तो भाई ध्यान रखना, जिस तरीके से नाउन या प्रोनाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव लगा रहे थे, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कोई एडजेक्टिव हो या कोई वर्ब हो, उसकी विशेषता बताने के लिए एडवर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेना इट क्वालिफाइज एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। बात समझ आ रही है मेरे भाई? देखो मैं बहुत बेसिक चीजें करा रहा हूं अभी। अभी ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को दोबारा पढ़ेंगे हम अभी आज ही की क्लास में। शुरुआत कर देंगे नाउन से आज ही की क्लास में, और फिर तीसरी बार भी बेसिक में ही पढ़ लेंगे, और फिर चौथी बार जब पढ़ेंगे, जब नाउन चैप्टर पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन को पढ़ रहे होंगे डिटेल में, एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे जब अलग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझा रहा हूं, आपके मन में इंग्लिश को बिठा रहा हूं, आपके मन से डर को निकाल रहा हूं। ठीक है, आ जाइए। प्रीपोजिशन, इसको पढ़ते हैं हम प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन बेसिकली क्या होता है मेरे भाई? प्रेपोजिशन छोटे छोटे कुछ शब्द होते हैं। इन, ऑन, एट, बिटवीन, अमंग, ये सब क्या है? प्रेपोजिशन है। इनटू, ऑनटू, आउट ऑफ, थ्रू, अक्रॉस, बिलो, अंडर, ओवर, सब आपके क्या है? प्रेपोजिशन है। सबके सब क्या है? प्रेपोजिशन है। और अगर मेरे भाई ये सब प्रेपोजिशन आपके हैं, तो इनका काम क्या है? प्रेपोजिशन क्या होते हैं? सबसे पहले तो प्रेपोजिशन ऐसे छोटे छोटे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस से जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं। तो प्रेपोजिशन बेसिक में भी ये समझ लेना, इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, बिटवीन हो गया, ऑन टू हो गया, टू हो गया, आउट ऑफ हो गया, ईटीसी, ये सब आपके प्रेपोजिशन है। मेरे भाई कंजंक्शन क्या है? जब दो क्लॉजेज आती हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की जरूरत होती है, या अगर दो शब्द हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए। तो कंजंक्शन बेसिकली क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं, ज्वाइन करने वाले, ज्वाइनिंग वर्ड्स। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन रिलेट करने वाले शब्द होते हैं, यानी कि रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं। रिलेटिंग वर्ड्स, रिलेट करने वाले, रिलेटिंग वर्ड्स। अभी बेसिक बेसिक में कंजंक्शन के बारे में ये समझ लेना, सबसे ज्यादा जो कंजंक्शन आपका यूज होता है, एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, ईटीसी, इनको जरूर याद रख लेना, ये सारे आपके कंजंक्शन है, खास करके एंड, बट, और। सो एंड, बट, और, इन तीनों को जरूर याद रख लेना मेरे भाई। ठीक है, आगे देखेंगे। इंटरजेक्शन, माइकल जैक्सन का छोटा भाई इंटरजेक्शन। क्या होता है इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन भी होता है आपका अगर आपको अपनी भावनाओं को बताना है, फीलिंग्स को बताना है, क्वालिटीज को बताना है। तो जो आपके सडन रिएक्शन, सडन यानी कि अचानक से आए हैं, सडन रिएक्शंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इनको बताने के लिए इंटरजेक्शंस। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से हमारे हाथ पे चोट लगी और मुंह से आवाज निकलती है आ, तो ये जो शब्द है ना आ,
ये क्या है? इंटरजेक्शन। क्योंकि ये हमारा सडन रिएक्शन है। हम कहीं जा रहे हैं, हमें कुछ बहुत बढ़िया सा देखा, हम कहते हैं ओ माय गॉड। क्या है? ये हमारा रिएक्शन है, हमारे अंदर की भावना उमड़ के आई है। हम कहीं जा रहे थे, हमें कोई दिखाई दिया, बड़ा सुंदर लगा, और हमारे मुंह से अचानक से आवाज निकली वाओ। क्या है ये? अंदर का रिएक्शन है, अंदर का रिएक्शन है। और जो भी रिएक्शंस आपके होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन कहलाते हैं। तो ये बेसिकली आपके हो जाते हैं बहुत बेसिक बेसिक से पार्ट्स ऑफ स्पीच। हर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको दी है अभी, सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी जानकारी दी है। अब थोड़ा सा हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस बेसिकली क्या होता है। अगर आप में से किसी बच्चे को जो बातें अब तक बताई गई हैं उनमें किसी में डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं फटाफट से, जल्दी जल्दी एक बार पूछेंगे। अगर कोई भी डाउट आपको है तो फटाफट से पूछ लेंगे मेरे भाई। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं जल्दी से। राजा कुमार मंडे से, सनी यादव कह रहे हैं कि सर फीस कम कीजिएगा। बहुत ऑलरेडी बहुत कम फीस रहती है हमारे बैचेस की, और इतना क्वालिटी कंटेंट। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तसल्ली से सिखाऊंगा लेकिन मोहब्बत करा दूंगा इंग्लिश से, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि बस आप पढ़ने का काम करें। इंग्लिश का कौन सा बुक आपको लेना है वो सब भी मैं आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। नो डाउट, नो डाउट। एक बच्चे कह रहे हैं कि प्रेपोजिशन और एक कह रहे हैं एडवर्ब, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दीजिए। मैं फिर से एक बार एडवर्ब और प्रेपोजिशन के बारे में बता देता हूं। देखिएगा एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब में आपने ध्यान से देखो ना, एक चीज समझाता हूं मैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिटेल में चाह रहा हूं यहाँ पे। वैसे मैं ये डिटेल आगे जाके समझाता, लेकिन आप अगर आप कह रहे हो थोड़ा सा जा रहा हूं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एडी। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एडी। एडी का मतलब है ऐड करना। ऐड करना यानी कि जोड़ना। ये जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई क्वालिटी जोड़ते हैं। एडजेक्टिव क्या करते हैं? जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? नाउन या प्रोनाउन की कोई क्वालिटी। ऐसे मेरे भाई यहां पे आपको क्या दिख रहा है? एडवर्ब। सो एडजेक्टिव जैसे हैं वैसे ही एडवर्ब आपके हैं। तो ये बेसिकली वर्ब के अंदर क्या करते हैं? कुछ जोड़ते हैं। तो वर्ब के बारे में अगर कुछ बताना है तो कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। अब वर्ब है यानी कि एक्शन है। अब मेरे भाई एक्शन के बारे में आप खुद से सोचो, क्या बताओगे? कोई काम कितनी बार हुआ? कोई व्यक्ति कितनी बार तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो एक्शन के बारे में यानी कि काम के बारे में हम क्या बता सकते हैं, क्या जानकारी दे सकते हैं? कोई काम हुआ तो कितनी बार हुआ, कोई कहीं आया तो कब आया, कोई कहीं गया तो कब गया, कोई रहता है तो कहां रहता है, कोई पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है, कब, कहां, कैसे। ये सब आपके एडवर्ब हैं, सब आपके एडवर्ब हैं। बात समझ आ रही है? तो एडवर्ब का मतलब क्या होता है? अगर इस वर्ब के बारे में कोई जानकारी दे वो एडवर्ब। दूसरा एडवर्ब क्या काम करता है? एडजेक्टिव के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि मेरे भाई एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, राधिका इज ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल के बारे में मैं कहना चाह रहा हूं, ब्यूटीफुल कह के मेरा मन नहीं भरा, मैं कहना चाह रहा हूं राधिका इज वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर मैंने वेरी लिखा तो वेरी उस ब्यूटीफुल के बारे में बता रहा है। ब्यूटीफुल तो पहले से एडवर्ब है, मतलब पहले से एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। एडजेक्टिव के बारे में जो शब्द जानकारी देगा उसको बेसिकली एडवर्ब कहा जाता है। अच्छा एक और चीज ध्यान देंगे, जैसे ये जो शब्द लिखा है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव हमने लिखा है। क्या लिखा है? एडजेक्टिव हमने लिखा है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर आपको एक बात फ्रीक्वेंटली बताई जाएगी। पहली बात, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, ये एडजेक्टिव नहीं है। दूसरी बात, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे जो डी है ना, डी, डी का मतलब ड, ड का साउंड आता है ना डी से, ड, ड़, ये साउंड आता है ना। ये साउंड वगैरह तो पता ही है ना आप लोगों को, ड़ का साउंड आता है। तो ये जो ड़ का साउंड है ये बहुत हल्का सा आता है, न तो आप इसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है इसको, क्योंकि इसमें जो डी है ये पार्शियली साइलेंट है, यानी कि हाफ साइलेंट है, आधा साइलेंट है। ना इसको जीरो करके लिखना है, आप इसको एडजेक्टिव मत पढ़ लेना। ऐसा ना लगे कि अजय बोल रहे हो आप, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ना, इसको पढ़ना है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव,
एडजेक्टिव, यानी कि ड का बहुत हल्का सा साउंड आता है, सो इसीलिए मैं इसको जनरली एडजेक्टिव बोल रहा होता हूँ, एडजेक्टिव बोल रहा होता हूँ, ठीक है। तो ड का हल्का साउंड है इसमें, तो ध्यान रखना इस चीज को, है ना। आगे देखेंगे तो एडवर्ब हो गया। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन को अभी मैं चाहूंगा कि आप कम ही समझें। प्रीपोजिशन ये छोटे छोटे शब्द होते हैं। इन का मतलब मैं है, ऑन का मतलब पर है, एट का मतलब भी पर होता है कहीं पर, बिटवीन का मतलब के बीच में है, ऑन टू का मतलब किसी चीज पर कोई चीज गिर रही है, आउट ऑफ का मतलब है किसी चीज से बाहर है। जब किसी अभी प्रीपोजिशन आपको थोड़ा सा बाद में समझ आएगा, जब पहले मैं थोड़े फंक्शन समझाऊंगा ना शब्दों के, तब ज्यादा अच्छे समझ आएगा। तो प्रीपोजिशन को थोड़ा सा छोड़ के चलिए, ठीक है। प्रीपोजिशन को थोड़ा छोड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेट करने वाले शब्द होते हैं ये प्रीपोजिशन, जोड़ने वाले, संबंध बताने वाले होते हैं। आप में से कुछ बच्चों को डाउट आ सकता है, सर ज्वाइन करने का और रिलेट करने का अंतर क्या होता है? ज्वाइन का मतलब होता है दो शब्दों को जोड़ दिया, और रिलेट करने का मतलब होता है दो शब्दों में संबंध बता दिया, रिलेशन बता दिया। जैसे हमने लिखा कविता एंड राधिका, क्या मैंने इन दोनों को रिलेशन बता दिया? नहीं, मैंने इन दोनों शब्दों को जोड़ दिया एंड से, कविता एंड राधिका, दोनों का संबंध नहीं बताया, जोड़ना। तो एंड का काम क्या करता है? एंड का काम है बेटा जोड़ना। एक मैंने फिर लिखा, ये जो होता है ना, लाइक मोबाइल है और कवर है, द कवर ऑफ मोबाइल, तो ऑफ से क्या करा मैंने? कवर ऑफ मोबाइल, दोनों को जोड़ा नहीं, संबंध बताइए। कवर है, किसका कवर है? सिर्फ मैं ये लिख दूं द कवर, कैसे पता चलेगा किस चीज का कवर? कवर तो किताब का भी होता है, कवर तो मोबाइल का भी होता है, कवर तो गाड़ी का भी होता है, एसी का भी होता है, कैमरे का भी कवर होता है। तो द कवर ऑफ, अब कवर का संबंध किससे है? मोबाइल से, तो ऑफ इससे संबंध बता रहा है, ऑफ इससे संबंध बता रहा है। और एंड क्या करता है? सिर्फ दो चीजों को जोड़ देता है, आपस में साथ रख देता है, उनका संबंध आपस में नहीं बताता है। तो एंड क्या है? ज्वाइन करता है। तो ज्वाइन करने का मतलब है दो चीजों को बेसिकली जोड़ना, और रिलेट करने का मतलब है दोनों चीजों में संबंध बताना। जैसे कि देखो, एक ये व्यक्ति है और एक ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है मेरे भाई, ये दो व्यक्ति हैं, और यहां पे मैंने एंड लिख दिया बीच में। मान लेता हूं कि ये राधिका है, ठीक है। जिन बच्चों को था कि सर राधिका का फोटो नहीं दिखाया आपने अब तक, तो भाई देख लीजिएगा, है ना। और ये मान लेता हूं मैं एक बार को कि ये कविता नाम की कोई लड़की है। क्या मैंने ये बताया कि इन दोनों के बीच में संबंध है? कुछ नहीं। क्या मैंने संबंध बताया? नहीं। यानी कि ये सिर्फ जोड़ा है मैंने, इन दोनों को आपस में किस तरीके से रिलेटेड हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, यार हैं, परिवार हैं, क्या हैं, नहीं बताया। तो एंड आपका कंजंक्शन है, क्योंकि ज्वाइन करने का काम कर रहा है। दूसरा आपका क्या था? प्रीपोजिशन। जैसे कि एक बार बात देखते हैं, ये आपका मोबाइल फोन है, ठीक है मेरे भाई, ये आपका मोबाइल है। क्या है ये? मोबाइल है। और ये बेसिकली एक लड़की है जिसका नाम राधिका है। आप कहोगे बार बार राधिका, एक ही नाम इसलिए ले रहा हूं, बार बार आपको अलग अलग नाम याद ना करने पड़े, एक ही नाम से काम चल जाए, राधिका, ठीक बात है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये मोबाइल जो है वो राधिका का है, तो मैं क्या लिखूंगा? द मोबाइल ऑफ राधिका। अब एक बात बताइएगा, और एक अगर मैं एंड लिख देता तो मैं लिखता द मोबाइल एंड राधिका। मोबाइल है और राधिका है, हो सकता है मोबाइल मेरा हो, राधिका अलग है। भाई अगर मैं लिख दूं मोबाइल एंड राधिका, मोबाइल और राधिका, मुझे मोबाइल और राधिका बहुत पसंद है। राधिका का मोबाइल पसंद है या अपना मोबाइल और राधिका? आप कहोगे कि आपको अपना मोबाइल और राधिका पसंद है। तो एंड से राधिका और मोबाइल का संबंध नहीं बन रहा, एंड से उनको सिर्फ एक साथ लिख पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं ना द मोबाइल ऑफ राधिका, तो इससे मोबाइल का संबंध किससे है? राधिका से। मोबाइल का संबंध किससे है? राधिका से। तो इससे ये बात पता चल रही है कि मोबाइल और राधिका आपस में संबंधित हैं।
बात समझ आई? मोबाइल और राधिका आपस में संबंधित हैं, तो ऑफ क्या कर रहा है भाई, ये संबंध बता रहा है, संबंध बता रहा है, यानी कि ये आपका रिलेट कर रहा है, प्रेपोजिशन है। एंड क्या कर रहा है, संबंध नहीं बता रहा है, जस्ट कह रहा है कि राधिका है और कविता है, या राधिका है और मोबाइल है। तो एंड ज्वाइन करता है, जोड़ता है, प्रेपोजिशन संबंध बताता है, इनके बीच में संबंध क्या है। बात समझ आई, दोनों में फर्क? ठीक है, आगे देखेंगे। तो ये था आपका बेसिक सा पार्ट। यहां से हमारा जो मेन पार्ट है वो शुरू होता है। सेंटेंस क्या है मेरे भाई, सबसे पहला ही पार्ट आपका ये है कि सेंटेंस क्या है। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। हिंदी में अगर बोले तो सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका अपना कोई मीनिंग हो और अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब हो। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लेंगे, लिखना चाहते हैं तो एक बार लिख लेंगे। क्या लिखेंगे मेरे भाई? सिंपल सा लिखेंगे, शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह, शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह जिसका अपना सब्जेक्ट तथा वर्ब हो, सेंटेंस कहलाता है। शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो, शब्दों का एक अर्थपूर्ण समूह जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो, जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब हो, सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जैसे राधिका इज ब्यूटीफुल, ये आप कई बार पढ़ ही चुके। तो राधिका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, और ब्यूटीफुल आगे बताएंगे कि क्या है, राधिका की क्वालिटी बता रहा है। इतना मैं थोड़ा सा तो बता ही चुका हूं, क्वालिटी बताने वाले सब। तो ब्यूटीफुल राधिका के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। आगे देखेंगे, आई सब्जेक्ट है, लिव आपकी वर्ब है। कैसे पता चल रहा है कि लिव वर्ब है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और कहां रहते हैं भाई, इन एक प्रेपोजिशन है, और कहां पे रहते हैं, दिल्ली आपका इस प्रेपोजिशन के बाद में आया है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया, तो क्या बन गया, सेंटेंस। मोहित, मोहित वर्क करते हैं, मोहित वर्क्स करता है, वर्क कैसा वर्क करता है, हार्ड। तो वर्क वर्ब है, इसके लिए आ गया कैसा काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे, हार्ड, कैसे, हार्ड। तो वर्ब के बारे में बता रहा है तो वो एडवर्ब है, वर्ब के बारे में बता रहा है तो वो एडवर्ब है। आगे देखेंगे, आई सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, और ए पेन उसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो कई सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, आज पहली क्लास है तो कह रहे हैं कि सर आज थोड़ा छोटा ही रखो, कि बाकी कल से बड़ी क्लास ही लेंगे। क्लास कब तक चलेगी, क्लास कब तक चलेगी, ऐसे मैसेज आने लग गए। तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, और एडवर्ब क्या है, ये पूरा का पूरा पोर्शन हम कवर करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ से आगे जो क्लास चलेगी वो हम कल ही कवर करेंगे। तो अगर आज की कोई क्लास में डाउट है तो आप अब तक मेरे को पूछ सकते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में फिर कवर कर लेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि भाई मेरे को आप 8 से 10 दिन दीजिए, मैं बेसिक्स इतने अच्छे करा दूंगा आपको कि आप बाकी के चैप्टर एक दिन में 8 क्लास भी देख जाओगे तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। बट थोड़ा सा बेसिक्स में मुझे टाइम चाहिए होगा भाई। बेसिक्स में अगर आप मुझे टाइम देने के लिए तैयार हो तो मैं आपकी इंग्लिश को इतना स्ट्रांग करा दूंगा, इतना स्ट्रांग करा दूंगा कि आपको मजा आ जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम बेसिक्स के लिए चाहिए, बार बार यही चीज कह रहा हूं भाई। फ्री डेमो अभी 2 दिन और मिलेगा आपको, जो बच्चे फ्री डेमो ले रहे हैं 2 दिन और डेमो मिलेगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो यकीन मानिएगा पूरा का पूरा बैच आपको ऐसा ही लगेगा और अच्छा ही लगेगा। हंसी मजाक करते हुए पूरे बैच को पढ़ेंगे। कल फिर 2 बजे डेमो क्लास आपकी चलेगी और कल सेंटेंस के बारे में जानेंगे। परसों फिर से पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। परसों से थोड़ी थोड़ी स्पीड आपकी और बढ़ने लगेगी, धीरे धीरे स्पीड काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी से तैयारी स्टार्ट करो, आज से ही तैयारी स्टार्ट करो। मैं आपको भाई गारंटी देता हूं कि इस बैच को कंप्लीट करने के बाद में आप इंग्लिश में कभी मात नहीं खाओगे। चैलेंज देता हूं मैं आपको, चैलेंज। ठीक है, तो हार्ड और ये सब मैं कल फिर से एक्सप्लेन करूंगा, हार्ड एडवर्ब क्यों है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा थोड़ा। मैंने आपसे कहा था ना कि एक धागे को थोड़ा सा खींचो फिर छोड़ दो,
फिर दूसरे धागे को खींचो, तभी गुत्थी सुलझेगी। अगर एक धागे को पकड़ के खींचते ले गए तो गुत्थी में जो गांठ लगी हुई है वो और उलझ जाएगी। इंग्लिश की गुत्थी अगर सुलझानी है तो मैं बस ऐसे ही खोलूंगा कि वो पूरी की पूरी गुत्थी एकदम से खुल के आपके सामने आ जाए। ठीक है, आज के लिए रखेंगे बाकी इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो और अगर आपने अब तक बैच नहीं लिया है तो आप बैच चेकआउट कर सकते हैं। फ्री डेमो अभी 2 दिन और रहेगा, 2 दिन की क्लास और लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चैलेंज देता हूं कि आपको इंग्लिश में मजा आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्लास 2 बजे ही होगी, तो कल से सभी लोग 2 बजे जरूर मिलें। आज के लिए रखूंगा इतना ही, मिलूंगा कल की क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।